नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए हमारी सुपर 100 सीरीज चल रही है, जिसका ये तीसरा पार्ट है। पिछले दो वीडियोस में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दिल्ली सल्तनत के आगे के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन प्रारंभ करने से पहले मेरा नम्र निवेदन है कि यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और थोड़ा सा इसे शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों चलिए सीधे मैं आज का सेशन प्रारंभ करता हूं और देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। गुलाम वंश का शासक मसूद शाह निम्न में से किसका पुत्र था? देखिए, गुलाम वंश के शासकों पर हमने चर्चा करी थी तो हमने देखा था कि इसका जो सबसे पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसके बाद आराम शाह बना। आराम शाह से आपसे पूछा जा सकता है किसका पुत्र था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं मानते, पर आप प्रश्न की दृष्टि से इसे कुतुबुद्दीन ऐबक का ही पुत्र मानेंगे। इसके उपरांत इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना और इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज, और आपसे पूछा जा सकता है ये रुकनुद्दीन फिरोज किसका पुत्र था, तो ये इल्तुतमिश का पुत्र था, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसके बाद रजिया सुल्ताना सभी जानते हैं कि ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, यहां भी कोई समस्या नहीं है। बहराम शाह, ये जो बहराम शाह है ये भी इल्तुतमिश का ही पुत्र था। मसूद शाह ये किसका पुत्र था, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था, ना कि इल्तुतमिश का। इसके बाद एक और बादशाह का आप नाम ध्यान रखिए, और वो बादशाह कौन सा था, तो वो था नासिरुद्दीन महमूद। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। इसके बाद शासक बनता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वह व्यक्ति था जिसने दिल्ली सल्तनत को वंशानुगत कर दिया, क्योंकि इसके बाद जो शासक बना रुकनुद्दीन फिरोज ये इल्तुतमिश का पुत्र था। रजिया सुल्ताना ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। बहराम शाह भी इल्तुतमिश का ही पुत्र था और नासिरुद्दीन महमूद भी इल्तुतमिश का ही पुत्र था। लेकिन बीच में एक मसूद शाह नाम का शासक आया और ये मसूद शाह इल्तुतमिश का पुत्र नहीं था, बल्कि इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। और जब भी कुछ अलग होता है ना तो प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद शासक बना बलबन जो है ये इल्तुतमिश का गुलाम था, इनका वंशज नहीं था। बाद में ये स्वतंत्र हुआ और तुर्कान चहलगानी यानी दल चालीसा का सदस्य बना और योग्यता के दम पर बढ़ते एक दिन ये बादशाह के पद पर पहुंचा। इसके बाद कैकूबाद शासक बना। कैकूबाद बलबन का पोता था। क्यों? क्योंकि इसका पुत्र बुगरा खां शासक नहीं बना, तो बुगरा खां का बेटा था कैकूबाद, जो कि बलबन का पोता था। तो ध्यान रखिएगा ये बलबन का पोता है, ना कि बलबन का पुत्र। इसके बाद शासक बना है क्यूमार, बच्चा था ये, इसको तो थोड़े समय तक वैसे ही रख लिया था जलालुद्दीन खिलजी ने। ये क्यूमार जो है इस कैकूबाद का पुत्र था। तो मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था, जबकि ये जो कैकूबाद है ये बुगरा खां का पुत्र है, बलबन का पोता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। सब कुछ बहुत डिटेल में बताता हूँ दोस्तों आपको, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं अच्छे से नोट कीजिएगा। बलबन निम्न में से कहाँ का इक्तेदार रह चुका था? संभल, हासी, बदायूं, लाहौर। तो देखिए इक्तेदारों के संबंध में तीन ही प्रश्न बनते हैं। एक तो बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनने से पूर्व कहाँ का इक्तेदार था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो हासी का इक्तेदार था।
कहाँ का इक्तेदार था? हांसी का इक्तेदार था। एक प्रश्न बनता है कि इल्तुतमिश शासक बनने से पूर्व कहाँ का इक्तेदार था? तो इल्तुतमिश जो है वो बदायूं का इक्तेदार था। जबकि यदि आपसे पूछा जाए कि बलबन शासक बनने से पहले कहाँ का इक्तेदार रह चुका था, तो बलबन भी हांसी का ही इक्तेदार था। हांसी का इक्तेदार था। मसूद शाह के समय में धीरे धीरे इसका पद बढ़ता चला गया और नासिरुद्दीन महमूद के समय में ये जो है नायाबे ममलात के पद पर पहुंचा। पहला नायाबे ममलात कौन था? ऐतगीन। नायाबे ममलात पद किसने बनाया था? बहराम शाह ने। राजा के बाद, सुल्तान के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होता था? नायाबे ममलात। तो नासिरुद्दीन महमूद जो कि बलबन का दामाद था, उसके समय में बलबन नायाबे ममलात के पद पर पहुंच गया और लगभग 20 वर्षों तक नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान रहा, लेकिन सत्ता का भोग जो है वो बलबन ने किया था। बलवान नहीं है, ये बलबन है। तो बलबन ने किया था और अंत में बलबन स्वयं जो है बादशाह भी बन गया, मतलब सुल्तान बन गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसने अपनी रचना में नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है? तो देखिए, एक पुस्तक हमने पढ़ी थी हसन निजामी की ताजुल मासिर, और दूसरी पुस्तक हमने पढ़ी थी मिनहाज उस सिराज की तबकाते नासिरी। बार बार मैंने ये चर्चा करी है क्योंकि आपसे पूछा जाता है हसन निजामी की पुस्तक का क्या नाम है, इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का क्या नाम है, बैहाकी की पुस्तक का क्या नाम है। सभी आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का नाम है तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी। और ये जो तबकाते नासिरी है, इसकी रचना कब हुई है? तो इसकी रचना हुई है नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। और नासिरुद्दीन महमूद, देखिए चाटुकारिता की हद देखिए, नासिरुद्दीन महमूद जो कि एक कठपुतली सुल्तान है बलबन का, उसको ये दिल्ली का आदर्श सुल्तान बता रहा है। क्यों? क्योंकि उसके काल में रचना कर रहा है, उसके दरबार में रह के रचना कर रहा है, तो फायदा तो उस सुल्तान से ही लेगा ना। तो सुल्तान को ये आदर्श सुल्तान लिख रहा है कि इससे बढ़िया दिल्ली का कोई सुल्तान हुआ ही नहीं। तो नासिरुद्दीन महमूद को आदर्श सुल्तान किसने कहा है? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? बहुत आसान सा प्रश्न है। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति का क्या तात्पर्य है? रक्त की नीति का तात्पर्य है कि केवल उच्च वंश से संबंध रखने वाले व्यक्ति को ही दरबार में उच्च पद दिए जाएंगे। निम्न कुल, निम्न जाति, निम्न वंश से संबंध रखने वाले व्यक्ति को दरबार में पद नहीं मिलेगा। बलबन कहता था कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा रक्त खौल उठता है। इसे नीति को रक्त की नीति कहा गया था। और लौह की नीति का तात्पर्य है कि कोई भी विद्रोह जो सुल्तान के विरुद्ध हो उसे बर्बरता पूर्वक, कठोरता पूर्वक दबा दिया जाए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। किस सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलूग खां के नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ पे मैं आपको टेस्ट सीरीज नहीं करा रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको सीरीज वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं, एक एक करके। जैसे पहले मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाया, फिर मैंने आपको इल्तुतमिश पढ़ाया, फिर रजिया पढ़ाई, फिर बीच के शासक पढ़ाए और अब बलबन पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ प्रश्नों के उत्तर आप आराम से दे पा रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे मिक्स नहीं किए गए। मिक्स भी हम करेंगे, एक बार खत्म कर लें फिर हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ज्योग्राफी के भी लाऊंगा, हिस्ट्री के भी लाऊंगा, पॉलिटी के भी लाऊंगा, इकोनॉमिक्स के भी लाऊंगा, करंट अफेयर के भी लाऊंगा और यूपी जीके के भी लेके आऊंगा। ये सब एक बार हम जल्दी जल्दी खत्म कर लें। स्पीड हम आज मेरा प्रयास रहेगा कि मैं दिल्ली सल्तनत आपका समाप्त कर दूं। तो चलिए, उलूग खां के नाम से किसे जाना जाता है? तो उलूग खां जो है बलबन की ही उपाधि थी। बलबन की उपाधि आप ध्यान रखेंगे, गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था और इसकी उपाधि पूछी जाती है उलूग खां। देखिए उपाधियां पूछी जाती हैं। एक जलालुद्दीन खिलजी की उपाधि पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछ ले कि जलालुद्दीन खिलजी की उपाधि क्या है, तो जलालुद्दीन खिलजी की उपाधि है शाइस्ता खां। तो इस प्रकार जो भी उपाधियां हैं वो उपाधियां आपसे पूछी जाती हैं, तो इन्हें थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बलबन के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए।
यह अपने आप को ईरानी अफरशियाब का वंशज मानता था। चर्चा हमने करी थी, फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा, जिसमें उस मध्य एशिया का एक उच्च कुल हुआ करता था, अफरशियाब कुल, अफरशियाब वंश। उस अफरशियाब वंश से अपना संबंध बताया है बलबन ने। उसने कहा है कि हो हाँ ठीक है, इस जन्म में मैं इल्तुतमिश का गुलाम बन गया, मुझे खरीद लिया गया, पर मैं कोई निम्न कुल का व्यक्ति नहीं हूं, मैं अफरशियाबों का वंशज हूं, यानी मैं उच्च कुल से संबंध रखता हूं। क्योंकि भाई रक्त की नीति अपना रहा है तो पहली बात तो स्वयं को भी तो उच्च कुल का साबित करना पड़ेगा। तो वो अपने आप को ईरानी अफरशियाब का वंशज मानता था। यह कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। उसने शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली, यानी कि उसने जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करा बल्कि केंद्रीकरण कर लिया, यानी कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो होगा वो कौन होगा, वो सुल्तान होगा। उसने सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर के बाद सबसे शक्तिशाली कहा है। उसने कहा है कि खुदा ने सुल्तान को शासन करने के लिए बनाया है और खुदा ने सुल्तान को इतनी शक्तियां दी हैं कि वो केवल खुदा के आदेशों को खुदा के आदेशों को नहीं टाल सकता, बाकी उसके ऊपर किसी का कोई वश नहीं है, किसी धार्मिक सत्ता का कोई वश नहीं है, कोई मौलवी उसे कुछ नहीं बता सकता। मतलब ऐसा भी नहीं है कि जैसे मुस्लिम राजा होते थे कि कुरान के अनुसार चलेंगे, ऐसे चलेंगे, नहीं, उसको जो सही लगता था वो ही करता था, यानी सत्ता की शक्ति उसने अपने हाथों में केंद्रित कर ली। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों कथन सत्य हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की गई? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए ऐसे है बट दोस्तों कि इसमें से आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि दीवाने रियासत की स्थापना किसने करी, दीवाने अर्ज की स्थापना किसने करी, दीवाने कोही, दीवाने वकूफ, शहनाई मंडी। ये 5 विभाग आपको याद रखने हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें दीवाने रियासत की स्थापना किसने करी, 6, एक मुस्तखराज भी याद रखिएगा। दीवाने रियासत की स्थापना किसने करी, तो ये करी है अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर पूछ ले दीवाने वकूफ की स्थापना किसने करी है, तो ये करी है जलालुद्दीन खिलजी ने। अगर आपसे पूछे दीवाने अर्ज की स्थापना किसने करी है, तो ये करी है बलबन ने। दीवाने अर्ज ये क्या था, तो ये एक प्रकार का सैन्य विभाग था। जैसे हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री होती है ना वर्तमान में, वैसे ही दिल्ली सल्तनत के समय में दीवाने अर्ज होता था, सैन्य विभाग। और मुगल काल में इसी को क्या कहते थे, तो मीर बख्शी। चलिए अगला है दीवाने कोही। तो दीवाने कोही की रचना स्थापना किसने करी है, ये करी है मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये एक कृषि विभाग था। इसके अलावा आपसे शहनाई मंडी पूछा जा सकता है, शहनाई मंडी। तो शहनाई मंडी की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने करी है। दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज, तो दीवाने मुस्तखराज की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने करी है। और एक और याद रखिएगा दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान, इसकी स्थापना जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने करी है। तो ये जो आपके सामने 7 विभाग मैंने बताए हैं इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। दीवाने रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवाने वकूफ की जलालुद्दीन खिलजी ने, दीवाने अर्ज की बलबन ने, दीवाने कोही की मोहम्मद बिन तुगलक ने, शहनाई मंडी की अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवाने मुस्तखराज की अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवाने बंदगान की फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए आगे देखते हैं। मिनहाज सिराज की रचना का क्या नाम है? कई बार बता दिया दोस्तों, मुझे लगता है एग्जाम में ये प्रश्न आएगा भी। तबकाते नासिरी। चलिए आगे चलते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा की गई थी? देखिए ख्वाजा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पद का नाम है।
इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति को ख्वाजा कहते थे, चाहे कोई भी बैठे। सपोज कीजिए इमादुल मुल्क बैठा है तो इमादुल मुल्क ख्वाजा कहलाएगा। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि कहीं आप समझ लें कि ख्वाजा नाम का कोई व्यक्ति था जैसे भ्रष्टाचार रोकने के लिए नियुक्त करना, नहीं। ख्वाजा एक पद है जिसका काम हुआ करता था भ्रष्टाचार को रोकना। और ये जो पद है इसका सृजन किसने किया था? तो इसका सृजन भी बलबन ने ही किया था। बलबन जिसने दीवाने अर्ज भी बनाया था, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज। इस दीवाने अर्ज का जो हेड होता था वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था आरजे मुमालिक, आरजे मुमालिक। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, थोड़ा और डिटेल में चले जाऊं कि पहला आरजे मुमालिक कौन था, तो वो था इमादुल मुल्क। हालांकि आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, पर कि कोई स्टूडेंट जिसने पढ़ रखा हो ये क्वेश्चन कर सकता है, सर आपने बताया नहीं, तो लिख लीजिए। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी, इसके हेड को आरजे मुमालिक कहते हैं, और पहला आरजे मुमालिक इमादुल मुल्क था। और ये जो ख्वाजा नाम का अधिकारी था इसका क्या काम था? इसका काम था भ्रष्टाचार को रोकना। और इसकी नियुक्ति किसने करी है? तो इसकी नियुक्ति करी है बलबन ने। चलिए अगला है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम ब्लैंक बलबन था। तो बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। और उपाधि क्या थी? उपाधि जरूर याद रखिएगा दोस्तों, उलूग खां। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी उलूग खां की उपाधि धारण करी थी, पर ऑप्शन में यदि दोनों भी हो ना तो आपको जो है बलबन ही करना है, क्योंकि इस उपाधि का सर्वाधिक प्रयोग बलबन ने ही किया था। और आपको सभी पुस्तकों में भी बलबन ही मिल जाएगा। पर कहीं आपको बलबन ऑप्शन में ना और किसी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक मिल जाए तो ये मत समझ लीजिएगा कि आपको गलत बता दिया गया है, गलत नहीं बताया गया है आपको। चलिए, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया था? तो बलबन जो है, बलबन का दामाद था, बलबन से पहले जो दिल्ली का सुल्तान रहा लगभग 20 वर्षों तक, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था और इसी ने बलबन को नायाबे ममलात बनाया था, नायाबे ममलात का पद दिया था। यानी सुल्तान के बाद जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, और मैं तो कह रहा हूं कि ये सुल्तान से भी ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि इस पद का सृजन ही इसीलिए किया गया था ताकि सुल्तान को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि सुल्तान के पद पर तो बैठ नहीं सकते आप डायरेक्ट। तो सुल्तान को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो वजीर होता था वो सुल्तान से काफी कमजोर होता था, तो एक पद और बना दिया नायाबे ममलात। यानी सुल्तान प्रेजेंट भी है तब भी सुल्तान अगर नायाबे ममलात के कोई आदेश पत्र लिख दिया तो उस पर सुल्तान की मोहर होना जरूरी नहीं है, यानी अपने आप रूल कर सकता है। तो नायाबे ममलात के पद पर पहुंच गया था बलबन नासिरुद्दीन महमूद के काल में, और ये नासिरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। बलबन के 2 दामाद थे, एक सुल्तान और एक फकीर यानी सूफी संत। चलिए अगला प्रश्न वही है, निम्न में से कौन सा सूफी संत दिल्ली सुल्तान के दामाद थे? पहली बात तो ये दिल्ली सुल्तान कौन सा है? तो ये दिल्ली सुल्तान है बलबन, और बलबन के दामाद थे फखरुद्दीन गजे शंकर, जिन्हें बाबा फरीद भी कहते हैं। देखिए मैं तो सूफी संत आपको कराऊंगा ही, शायद आजकल में ही कराऊंगा, लेकिन आप मुझे बताएंगे बाबा फरीद किसके शिष्य थे? बाबा फरीद जिन्हें फखरुद्दीन गजे शंकर कहा जाता है, उनके गुरु कौन थे? और बाबा फरीद के शिष्य कौन थे ये भी बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सजदा एवं पायबोस की रस्म, नहीं रस्म ऐसे ही लिखते हैं, सॉरी, सजदा एवं पायबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा आरंभ की गई थी? देखिए सजदा होता है झुककर के बादशाह को प्रणाम करना, और पायबोस होता है उसके कदमों का यानी उसके पैरों का अंगूठा चूमना, यानी बहुत ही पूरी तरह से लेट जाना और बादशाह के पैरों के अंगूठे को चूमना, इसे पायबोस कहते हैं, और झुककर के प्रणाम करना सजदा कहते हैं। ये जो परंपरा है ये ईरानी परंपरा थी। ईरानी परंपरा को दिल्ली सल्तनत में प्रारंभ करने वाला शासक कौन था? बलबन था। ये प्रश्न तो कई बार पूछ लिया गया, आपसे पूछा जा सकता है कि सजदा और पायबोस ये जो दोनों प्रथाएं हैं
ये दिल्ली सल्तनत के काल से चलती रही। इन्हें समाप्त किसने करा? तो ध्यान रखना ये मुगल काल तक चली गई, यानी पूरे दिल्ली सल्तनत में बलबन के बाद दरबार में सजदा और पैबोस किया जाता रहा। बाबर के समय में भी सजदा और पैबोस करा, हुमायूं के समय में भी, अकबर के समय में भी, यहाँ तक कि शेरशाह सूरी और उसके वंशजों के काल में भी, जहांगीर के समय में भी सजदा और पायबोस चलता रहा। शाहजहां के प्रारंभिक वर्षों में भी सजदा और पायबोस रहा। वह मुगल बादशाह शाहजहां ही था जिसने इस सजदा और पायबोस की प्रथा को समाप्त कर दिया और इसकी जगह कॉर्निश करना, यानी 4 बार झुक करके बस हाथों से प्रणाम करने की जो प्रथा थी वही चलाई। तो ये जो शाहजहां था इसने सजदा और पायबोस समाप्त कर दिया, जबकि बलबन ने सजदा और पायबोस दरबार में प्रारंभ किया था। तो प्रश्न कैसा भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्न में से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया? तो नौरोज का आरंभ भी जो है बलबन के द्वारा ही करवाया गया था। ये एक फारसी त्योहार है। बलबन ने अपने दरबार को फारसी दरबारों की तरह ही भव्य बनाया था। तो फारसी दरबार से ये बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि आकर्षित था, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो वहाँ से ये सजदा और पायबोस लेकर के आया और वहीं से जो है ये नौरोज की प्रथा भी लेकर के आया। चलिए अगला है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने निम्न में से कौन सी भव्य उपाधि धारण करी? देखिए, बलबन ने जो राजत्व सिद्धांत दिया उस राजत्व सिद्धांत को कहते हैं न्यामते खुदाई, यानी सुल्तान को स्वयं खुदा ने शासन करने के लिए चुना है। पृथ्वी पर खुदा के बाद जो सबसे बड़ा है वो है सुल्तान, और उसने अपने आप को जिल्ले इलाही कहा, यानी जो उपाधि उसने धारण करी वो उपाधि कौन सी थी? वो उपाधि थी जिल्ले इलाही की। और जो सिद्धांत उसने दिया था वो सिद्धांत कौन सा था? वो था न्यामते खुदाई। चलिए अगला प्रश्न वही है, निम्न में से किस सुल्तान ने न्यामते खुदाई का सिद्धांत दिया? तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बलबन। चलिए अगला प्रश्न, किसने कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये UPSSC ने अपने एग्जाम्स में कई बार पूछा है। किसने कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है? और एक पुस्तक में इसका उत्तर बलबन भी दे रखा है, गलत दे रखा है। ये कथन बलबन का नहीं था बल्कि बलबन के बेटे बुगरा खां का था। बुगरा खां का कथन था। देखिए, बलबन के समय में ये जो बुगरा खां था ये बलबन का बेटा था। बलबन का बेटा था। बलबन का एक बेटा था शहजादा मोहम्मद, जिससे बलबन बहुत प्यार करता था और उसे सुल्तान बनाना चाहता था, पर मंगोल आक्रमण में वो शहजादा मोहम्मद जो है वो मारा गया। इसका एक बेटा था बलबन का बुगरा खां, और ये बंगाल का सूबेदार था, बंगाल का गवर्नर था। बलबन के समय में ये बंगाल का गवर्नर था। ये जो है अपने बाप से बहुत ज़्यादा डरता था, क्योंकि जब तुगरिल खान ने विद्रोह करा बलबन के विरुद्ध, तब बलबन ने बंगाल में बुगरा खां को बोला कि इस विद्रोह को दबा दो, और ये दबाने में असफल रहा। तब बुगरा खां जब दबा नहीं पाया उस विद्रोह को, तो बलबन स्वयं गया बंगाल और उस विद्रोह को दबाया। तो बुगरा खां थोड़ा भयभीत था कि यार मैं ना असफल हो गया। लेकिन जब बलबन दिल्ली लौटा तो उसे पता लगा कि अब जो है उसका समय पूरा होने वाला है, तो उसने अपना उत्तराधिकारी अब किसे चुने? तो बुगरा खां को ही चुनेगा। तो बुगरा खां को कहा कि चलो तुम दिल्ली आओ। लेकिन बुगरा खां को ऐसा लगा कि बलबन मुझे दिल्ली बुला के सजा देगा, तो ये बलबन आया ही नहीं, बुगरा खां दिल्ली आया ही नहीं। इस बात से बलबन क्रोधित हो गया और बलबन ने बुगरा खां के बेटे कैकूबाद को राजा बना दिया। और सोचिए, कैकूबाद के समय में भी बुगरा खां कहाँ का सूबेदार है? बंगाल का। यानी बाप तो सूबेदार है एक स्टेट का और बेटा बन गया है बादशाह पूरी कंट्री का। तो बुगरा खां बलबन का बेटा था। अब आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी बुगरा खां कौन था। तो इसी बुगरा खां ने ये स्टेटमेंट दिया था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, क्योंकि अपने बाप से बहुत ज्यादा डरता था। चलिए, 1279 AD में बलबन के समय में कहाँ के सूबेदार ने विद्रोह कर दिया? देखिए, इस समय में अब आप कहेंगे कि बंगाल का सूबेदार बुगरा खां था। इस समय बंगाल का सूबेदार बुगरा खां नहीं है। इस समय बंगाल का सूबेदार है तुगरिल खां। कौन है? तुगरिल खां।
और इस तुगरिल खां ने विद्रोह कर दिया था बलबन के विरुद्ध। कब? 1279 एडी में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल। बुगरा खां को भेजा कि जाओ इस विद्रोह को दबाओ, बुगरा खां असफल हो गया। तब स्वयं बलबन आया और कहते हैं कि एक लंबे समय तक बलबन घेरा डाल के बैठा रहा और अंत में तुगरिल खां को पराजित कर दिया, उसकी सिर काट करके चौराहे पर टांग दिया। यानी इतना भयानक तरीके से उसका प्रदर्शन करा कि कोई भी व्यक्ति बलबन के विरुद्ध विद्रोह करने की हिम्मत न जुटा पाए। अब बाद में जो है बंगाल की सूबेदारी बुगरा खां को दे करके आ गया, लेकिन बुगरा खां को जब दिल्ली बुलाया गया तो वो दिल्ली नहीं आया, ध्यान रखिएगा ये बात भी, क्योंकि अक्सर लोग बुगरा खां का नाम भूल जाते हैं और बुगरा खां से जब प्रश्न बनते हैं तो समझ ही नहीं आता ये बुगरा खां था कौन। तो लेकिन आज जो भी अथर्व एजुकेटर से पढ़ रहे हैं वे ये बात जानते हैं अब कि बुगरा खां कौन है। चलिए अगला देखते हैं। अमीर खुसरो ने किसके अधीन रहकर अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया? देखिए अमीर खुसरो से बहुत से प्रश्न आते हैं। अमीर खुसरो ने बलबन के समय में, कहते हैं ना 8 सुल्तानों का कार्यकाल उसने देखा, तो जो गिनती प्रारंभ करते हैं वो बलबन से करते हैं। बलबन के बाद कैकूबाद, फिर क्यूमार्स, फिर जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारक शाह खिलजी, उसके बाद खुसरव शाह और गयासुद्दीन तुगलक। तो ये 8 सुल्तान हैं। तो बलबन के काल में उसने रह करके अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया। यहाँ तो ऑप्शन में बलबन नहीं है, तो प्रश्न में बलबन हो सकता है ऑप्शन में, तो लोग उसको उत्तर क्या कर देंगे? बलबन, लेकिन ये गलत है। बलबन का बेटा था शहजादा मोहम्मद, उसके अधीन था अमीर खुसरो, उसके साथ रहता था अमीर खुसरो और उसके अधीन रहकर ही अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया। जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो ये शहजादा मोहम्मद मारा गया और अमीर खुसरो को मंगोलों ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अमीर खुसरो मंगोलों की गिरफ्त से निकल करके भाग गए और भाग करके बलबन के पास पहुंचे। बलबन चूंकि अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और अमीर खुसरो बलबन शहजादा मोहम्मद के मित्र थे, तो बलबन ने अमीर खुसरो को शरण दी और अमीर खुसरो ने फिर बलबन के दरबार में रह करके कई रचनाएं करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद तो वो कई बादशाहों के दरबार में रहे लगातार। तो जो साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया था वो किसके समय में किया था? वो किया था शहजादा मोहम्मद के समय में। कई रचनाएं हैं इनकी, पहले भी नोट कराई हैं और अभी भी नोट, अगले 1-2 प्रश्नों में मैं नोट करा दूंगा आपको। निम्न में से वह कौन सी पहली पुस्तक है जिसमें दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है? देखिए दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध इतिहास पूछे तो तबकाते नासिरी, मिनहाज सिराज की तबकाते नासिरी। अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि वो कौन सी पुस्तक है जिसने भारत का संबंध गजनी से तोड़ दिया, तो तब ऐसी स्थिति में हो जाएगा हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर। लेकिन दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध इतिहास पूछे तो मिनहास की पुस्तक तबकाते नासिरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बलबन के उपरांत कैकूबाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यह निम्न में से किसका पुत्र था? पूरी स्टोरी आपको सुना दी है, बुगरा खां का ये पुत्र था। गुलाम वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो कैकूबाद को मार करके जो है जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमार्स को कुछ समय के लिए शासक घोषित कर दिया। क्यूमार्स जो कि एक दूध पीता बच्चा था उसे शासक बना दिया। हालांकि बाद में इस क्यूमार्स की भी हत्या कर दी और जलालुद्दीन खिलजी खुद शासक बन गया। पर गुलाम वंश का अंतिम शासक पूछे तो प्रश्न का उत्तर क्यूमार्स ही होगा। निम्न में से किस सुल्तान की उपाधि शाइस्ता खां थी? तो शाइस्ता खां जलालुद्दीन खिलजी की उपाधि थी। जलालुद्दीन खिलजी जो कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का सूबेदार था और कैकूबाद ने ही इसे जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी और बाद में इसने कैकूबाद को ही सुल्तान के पद से हटा दिया। तो उपाधि पूछे शाइस्ता खां किसकी थी? जलालुद्दीन खिलजी की। किसने दी? तो जो है कैकूबाद ने ये उपाधि दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? देखिए सबसे कम समय तक शासन जिस वंश ने किया वो तो हो जाएगा खिलजी वंश। अगर पूछे सर्वाधिक समय तक किस वंश ने शासन किया तो वो हो जाएगा तुगलक वंश, सर्वाधिक। लेकिन यदि बादशाहों में पूछ ले कि सबसे लंबे समय तक किस सुल्तान ने शासन किया, देखिए ऐसे लिखिए, सर्वाधिक लंबे समय तक
शासन करने वाला सुल्तान, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान यदि आपसे पूछे तो ऐसी स्थिति में जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बहलोल लोदी। यानी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश पूछे तो तुगलक वंश, लेकिन सुल्तान पूछे तो बहलोल लोदी। सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश पूछे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खिलजी वंश। चलिए अगला है, किलो खरी के अपूर्ण महलों का निर्माण निम्न में से किसने करवाया? तो किलो खरी दिल्ली में पड़ता है ये किलो खरी, तो किलो खरी के अपूर्ण महलों का निर्माण कैकूबाद ने करवाया। अपूर्ण क्यों? क्योंकि भैया जब महल बन रहे थे तो कैकूबाद की हत्या हो गई, बाद में इन महलों को किसी ने पूरा नहीं कराया तो ये महल अपूर्ण रह गए, कि तो किलो खरी के अपूर्ण महल कहते हैं इन्हें। और इनका निर्माण किसने करवाया? तो इनका निर्माण करवाया है कैकूबाद ने। और इसी किलो खरी में, क्योंकि जब जलालुद्दीन खिलजी ने कैकूबाद के बाद इस क्यूमार्स की हत्या कर दी, तब भी उसका साहस नहीं हो रहा था कि वो दिल्ली में घुस जाए। क्यों? क्योंकि बलबन की बहुत इज्जत करते थे दिल्ली वासी। बलबन जो कि एक कठोर शासक था, कठोर होने के बावजूद वो एक अच्छा शासक था, जनता को सुखी रखता था, इस वजह से अत्याचारी नहीं था। तो इस वजह से बलबन की बहुत इज्जत करते थे। कहते हैं जब बलबन की मौत हुई ना तो अमीरों ने 40 वर्ष दिन का उपवास रखा, 40 दिन का। तो ऐसे बलबन के वंशजों को मार करके जलालुद्दीन खिलजी शासक बन रहा है, तो जनता साथ देगी क्या उसका? नहीं। तो वो डर रहा है दिल्ली में प्रवेश करने से, और 1 वर्ष तक उसने अपनी राजधानी इसी किलो खरी को बनाए रखी। देखिए आज ये किलो खरी दिल्ली में आता है, पर वास्तव में किलो खरी दिल्ली में नहीं है। उस समय दिल्ली छोटी थी, तो किलो खरी दिल्ली के पास पड़ता था। तो इसी किलो खरी के अपूर्ण महलों में जो है राज्याभिषेक कराया था इस जलालुद्दीन खिलजी ने, और लगभग 1 वर्ष तक इसी किलो खरी को अपनी राजधानी बना करके रखा। और धीरे धीरे जब 1 वर्षों में उसने स्थिति को संतुलन में ले आया, तब कहीं जाकर के उसने दिल्ली में प्रवेश किया। तो ध्यान रखिएगा, किलो खरी के अपूर्ण महलों का निर्माण किसने कराया? अगर आपसे पूछ ले तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कैकूबाद। और प्रश्न पूछे कि जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, तो ऐसी स्थिति में भी प्रश्न का उत्तर होगा कैकूबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने उपरोक्त कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? देखिए यहां पर मैं आपको जितने भी प्रश्न करा रहा हूं ना, जितने भी, उसमें से 90% प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये मत सोचिएगा ये पढ़ा क्या रहे हैं, ये इतना आएगा कि नहीं आएगा। ये सब आ चुके हैं और दोबारा भी आ सकते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो यह कथन उसने कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना तो उसने कहा कि मैं शरीयत के नियमों को नहीं मानता, मैं इस्लामिक कानूनों के नियमों को भी नहीं मानता, मैं तो वही करूंगा जो मेरे शासन के लिए, जो जनता के लिए अच्छा होगा, जो आवश्यक होगा। मैं किसी धर्म की पुस्तक में बंद करके शासन नहीं कर सकता। तो बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा है? तो यह कथन उसने कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से पृथक रखा? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही हो जाएगा। अभी बताया ना आपको, उसने क्या कहा था कि मैं किसी धर्म के अनुसार, किसी धार्मिक पुस्तक के अनुसार शासन नहीं चला सकता। मेरे शासन के लिए, राष्ट्र के हित के लिए जो आवश्यक होगा मैं वही निर्णय लूंगा, ऐसा अलाउद्दीन खिलजी कहता था। चलिए झाइन का युद्ध जलालुद्दीन खिलजी एवं बिलैंक के मध्य हुआ था। कानड़देव चौहान, हमीरदेव चौहान, शीतलदेव या महलतदेव? तो देखिए रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव चौहान, पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे ये हमीरदेव चौहान। बाद में जब अजमेर पर, दिल्ली पर इन सब पर कब्जा हो गया था तो ये इनके पुत्र जो थे पृथ्वीराज चौहान के, ये चले गए थे रणथंभौर, और वहीं रणथंभौर में
इनके वंशज रहे हमीर देव चौहान। इन्हें हटी हमीर भी कहते हैं। वो जो सलमान खान का डायलॉग नहीं है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, वो हमीर देव चौहान से ही प्रेरित है। इन्हें हटी हमीर कहते थे एक बार। आज भी कहावत और मुहावरे, अभी आप पढ़ोगे ना हिंदी में मुहावरे कहावत एग्जाम के लिए, तो वहां पे एक मुहावरा आएगा हमीर हट। हमीर हट का मतलब है दृढ़ प्रतिज्ञ होना। तो वो हमीर हट इन्हीं हमीर देव चौहान से आया है। तो ये जो हमीर देव चौहान थे ये बहुत जिद्दी राजा थे और इनका सामना हुआ जलालुद्दीन खिलजी से 2 बार झाइन के युद्ध में। और झाइन के युद्ध में दोनों बार जलालुद्दीन खिलजी को इन्होंने पराजित कर दिया। और जब जलालुद्दीन खिलजी पराजित हो गए तो फ्रस्ट्रेट होकर उसने एक डायलॉग मारा था। ये डायलॉग भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि रणथंभौर का ये जो किला है ये मेरे सैनिकों के एक बाल के बराबर नहीं है, यानी मेरे लिए तुच्छ है, इसलिए अब मैं इस पर अटैक नहीं करूंगा। वो कहते हैं ना, नाचना आवे आंगन टेढ़ा या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वाला हाथ था। जीत तो पाया नहीं झाइन का युद्ध, तो ऐसा डायलॉग मार के चला गया कि ये किला क्या है, ये तो मेरे एक सैनिक के बाल के बराबर भी नहीं है। तो झाइन का युद्ध किस किस के बीच हुआ? जलालुद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब बाद में रणथंभौर पर आक्रमण करके रणथंभौर को जीता तो उस आक्रमण का एक कारण जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला लेना भी था। और भी कई कारण थे, बताएंगे आगे, लेकिन एक कारण ये भी था। तो झाइन का युद्ध जलालुद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के मध्य हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में अभियान भेजे? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये इसलिए है कि इसमें पूछ रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत में अभियान भेजे। अब देखिए इसमें अलाउद्दीन खिलजी भी ऑप्शन में है और जलालुद्दीन खिलजी भी इसमें ऑप्शन में। अगर अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में नहीं होता तब कोई समस्या नहीं थी, जलालुद्दीन खिलजी भी ऑप्शन में नहीं होता तब कोई समस्या नहीं थी, तब तो जो ऑप्शन में होता वो कर देते। लेकिन अब ऐसी स्थिति में आप इस प्रश्न का उत्तर जलालुद्दीन खिलजी ही देंगे, क्योंकि सबसे पहले दक्षिण भारत अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी गया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी शासक के रूप में नहीं बल्कि सेनापति के रूप में गया था, और सेनापति किसका था? जलालुद्दीन खिलजी का। तो सबसे पहले किसने भेजे? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। कौन गया था? अलाउद्दीन खिलजी। वो जो अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में दक्षिण भारत में अभियान भेजे ना, उस समय सेनापति मलिक काफूर था, सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले किसने भेजा? सबसे पहले भेजा जलालुद्दीन खिलजी ने एक अभियान दक्षिण भारत को जीतने के लिए, और उसका अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था? अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में हो तो आपके लिए समस्या नहीं है, और दोनों हो तो देख लीजिएगा क्या पूछा है। अगर सेनापति पूछे या किसके नेतृत्व में पूछे तो अलाउद्दीन खिलजी कीजिएगा, पर यदि सुल्तान पूछे तो जलालुद्दीन खिलजी कीजिएगा। पर इन दोनों में से किसी ने भी दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिलाया नहीं है। तो पहला सुल्तान जिसने मिलाया पूछ ले तो ऐसी स्थिति में गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जोना खां को भेजा था दक्षिण भारत जीतने के लिए, और तेलंगाना का जो क्षेत्र है वो जीत लिया था जोना खां ने, और उस तेलंगाना के क्षेत्र को जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला दिया था। जबकि इन खिलजियों ने किसी को भी दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया, सिर्फ लूटा। तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों को उत्तर भारत में या दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, पहला अभियान भेजने वाला सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, पहला सेनापति कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण भारत के अभियान थे उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ऐसी स्थिति में उत्तर हो जाएगा मलिक काफूर। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ से जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों की जानकारी मिलती है? देखिए अमीर खुसरो के ये सभी ग्रंथ हैं, विस्तार से चर्चा बाद में मैं करूंगा इन पर, तो अभी आप ध्यान रखिएगा। जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों की जानकारी जो मिलती है वो मिलती है आपकी मिफ्ताउल फुतूह से। खजाइनुल फुतूह से अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है, जबकि नुहूस सिपिर से मुबारक शाह खिलजी की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अगला वीडियो आपके सामने आज ही प्रस्तुत होगा। आज मैं चाहता हूं कि मैं दिल्ली सल्तनत आपके सामने समाप्त कर दूं, मेरा लक्ष्य है ये। कितना सफल हो पाएंगे वो बात की बात है। तो अभी आप बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लेकिन चैनल को दोस्तों थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक ठोक के जरूर जाइएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों।